अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बल्कि स्टार्ट हमने किया हुआ है, उसका पार्ट 2 है। ये चैप्टर नंबर 7, इमरजेंट जनरल मेडिकल कंडीशंस। कि कोई एथलीट है तो उसको कोई जनरल मेडिकल कंडीशन भी फेस करना पड़ सकती है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ को या उसकी एक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, इमरजेंसी की कोई कंडीशन बन सकती है किसी डिजीज़ की वजह से। सो इस चैप्टर में से हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था, कार्डियक डेथ, सडन कार्डियक डेथ हम पढ़ चुके हैं। सो अभी हम सेकेंड पार्ट इसका पढ़ रहे हैं। सो सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्सिस। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्सिस जो है, ये नाम से शो कर रहा है कि एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, होता ही है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपकी जो फिज़िकल एलर्जी होती है ना, वो डेवलप हो जाती है। रेयर होती है लेकिन होती है। ठीक है, 3 तरह की होती है। कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया होता है, क्लासिक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्सिस होती है, और वेरिएंट टाइप एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्सिस होती है। सो ये 3 तरह की होती है। सबसे पहले आ जाता है कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया ये स्किन की कंडीशन होती है। अर्टिकेरिया आपको स्किन से बता रहा है, नाम से बता रहा है कि इसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर दाने बन जाते हैं छोटे छोटे पिंक कलर के। एलर्जिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो साइज़ होता है उनका 2 to 5 mm होता है। ठीक है, 6 मिनट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के कुछ 6 मिनट के दरमियान ये बन जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। ये किस वजह से, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? एक्सरसाइज हो सकता है, वार्मिंग, बॉडी वार्म हुई उसकी वजह से बन सकते हैं, या कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, चेस्ट से, नेक से स्टार्ट करते हैं और बाकी सारी बॉडी में बन जाते हैं। इसमें होता क्या है कि आपकी जो लैक्रीमेशन है, स्लाइवेशन है, डायरिया है, ये इंक्रीज़ हो जाता है। ये क्यों इंक्रीज़ होता है? ये जो आपका वाटर रिलीज़ है बॉडी से क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? ये कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया है ना, तो कोलिनर्जिक सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो गया, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, उसका अफेक्ट होता है कि आपकी बॉडी से जो वाटर है वो रिलीज़ कराए। उसके बाद अगर यही स्ट्रेस अभी भी परसिस्ट कर रहा है तो हाइव्स और एंजियोडीमा वगैरह हो सकता है, और इसमें वैस्कुलर कोलैप्स नहीं होता है, वेसल्स नहीं फटती। ठीक है, तो हाइव्स एंड एंजियोडीमा हो सकता है। ये इस तरह का होता है कि जैसे आपकी आंख पे भीड़ ने काटा हो तो आंख इस तरह सूज जाती है। इस तरह डिफरेंट बॉडी के पार्ट में इस तरह होता है। एडीमा होता है ना, तो एडीमा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हो सकता है। 2 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 6 मिनट्स में स्टार्ट हुआ था, 2 से 4 मिनट में ख़त्म हो जाता है। 10 से 30 साल की एज के अंदर होता है। डायग्नोसिस के लिए आप मेथाकोलिन स्किन टेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्सिस। ये प्रेसिपिटेट होता है रनिंग से। ये एक्सरसाइज वार्मिंग और इमोशनल स्ट्रेस से हुआ था, ये रनिंग से होता है। ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ से भी होता है। इसके सिम्टम्स 30 मिनट से 4 आवर्स तक रहते हैं। इसके साथ इसको कंपेयर करें, ये 6 मिनट में स्टार्ट हुआ था, 2-4 घंटे में ख़त्म हो गया। ये 30 मिनट से 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज आपने रोक दिया, उसके बाद जो भी एक्टिविटी से कॉज करे उसके बाद इतनी देर तक रहता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स जो होते हैं ये रिप्रोड्यूसिबल नहीं होते। ठीक है, जो सिम्टम्स आएंगे वो बार बार वो नहीं आ सकते। उसके बाद सिस्टमिक सिम्टम्स कुछ आते हैं कि फटीग हो जाती है, बॉडी जनरलाइज वार्म हो जाती है, प्रूडाइटिस हो जाता है, एरिथीमा हो जाता है, अर्टिकेरियल इरप्शन है तो ये अर्टिकेरिया ही ना एक तरह का। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर ये बन जाते हैं स्किन। उसके अलावा जो है आपके अदर जो है सिम्टम्स आ सकते हैं कि बंदा जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए थोड़ी देर के लिए। कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कम्प्लीटली डेवलप अगर अटैक हो तो चॉकिंग, स्ट्राइडर, जीआईटी, कॉलिक, नोजिया, वोमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं। ठीक है, स्किन मैनिफेस्टेशन में क्या आएगा? हाइव्स। और साइज़ क्या होगा? 10 to 15। ये देखें, ये साइज़ बड़ा है, 10 to 15 mm है। ये कहाँ तक था? 2 to 5 mm। ठीक है, तो इसका साइज़ छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। तो आप साइज़ से ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोलिनर्जिक है या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्सिस है। उसके बाद आपने इसको डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर में हुए थे और किस वजह से हुए थे। ठीक है, तो आपको एक तो वजह से आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये चीज़ क्या है। ठीक है, डायग्नोस करने में हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं कोलिनर्जिक से, तो आप कैसे करोगे? वार्मिंग कराओगे। वार्मिंग से होता है ये कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया, लेकिन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्सिस वार्मिंग से नहीं होता। तो फिर अगर वार्मिंग से बन जाते हैं पैप्यूल्स वगैरह, तो इसका मतलब है कि ये कोलिनर्जिक है। अगर नहीं बनते तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड है। ठीक है, इसी तरह आप एक्सरसाइज चैलेंज टेस्ट कर सकते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए। अब थर्ड टाइप आ जाती है वेरिएंट टाइप एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्सिस। इसका साइज़ है 2 to 4 mm। ठीक है, इसका भी साइज़ ऑलमोस्ट यही था कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया का। अब इनको आपस में डिफ्रेंशिएट आपने कैसे करना है कि इसमें वैस्कुलर कोलैप्स होता है, इसमें हमने कहा था अनकॉमन है। ठीक है, वैस्कुलर कोलैप्स नहीं होता।
उसके बाद जो है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये एक्सरसाइज से होता है, ठीक है, वार्मिंग से नहीं होता। तो इस तरह भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो इस तरह डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए कुछ पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। उसके बाद चॉकिंग और स्ट्राइडर होता है क्योंकि अपर एयरवे में एडिमा हो सकता है। बाकी पल्मोनरी फंक्शन में जो डिस्टर्बेंस है वो अनकॉमन है, ठीक है। सिर्फ ये अपर एयरवे का जो चॉकिंग और स्ट्राइडर है ये कॉमन होता है इसमें। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्सिस की, इसमें सबक्यूटेनियस आप एपिनेफ्रीन दे सकते हो, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एंटीहिस्टामीन्स देते हैं, एयरवे मेंटेनेंस करते हैं, पेशेंट की एजुकेशन करते हैं और इसमें मोर्टालिटी या मोर्बिडिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एस्थमा है। एस्थमा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी है, तो इसके साथ अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए एस्थमा को छोड़ के बाकी चैप्टर हम कवर करते हैं। एस्थमा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस आप इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वही चीज़ें हैं कि डायबिटीज़ जो होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती हैं, ठीक है, जिसमें इंसुलिन की या तो सेक्रीशन में मसला होता है या एक्शन में होता है, या दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके 4 ग्रुप्स बना दिए हैं कि एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गया बॉडी के अंदर बिल्कुल ही। दूसरी चीज़ होती है कि सेक्रीशन नहीं हो रही है, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है, जो टाइप 2 होती है। सेकेंडरी टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई डिजीज़, कोई ड्रग या किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हुई है, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो इसको उन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आपकी 80% जो लोग होते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसमें आपको पता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन बॉडी के अंदर होती है लेकिन बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, और 15% क्या होती है टाइप 1 डायबिटीज़। तो बच्चों में तकरीबन 2 to 3% जो होती हैं सारी डायबिटीज़ में से जो होती है, उनमें होती है इम्पेयर्ड इंसुलिन सेक्रीशन, यानी कि टाइप 2। उसके बाद जो चिल्ड्रन होते हैं ओबीस होते हैं, लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ईटिंग अ हाई फैट और लो फैट डाइट, लो फाइबर डाइट, ये इन लोगों में डायबिटीज़ होनी है, ठीक है। कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज कुछ नहीं करते आप, और आपके फैट डाइट ले रहे हैं, आपके अंदर फाइबर डाइट बहुत कम है, ठीक है, जंक फूड जो खाते हैं, उन लोगों में डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ओबेसिटी हो जाती है, और जिसको ओबेसिटी है उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। उसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, आपको पता है कि जेनेटिक्स में ये रन करती है। उसके बाद एवरेज एज जो होती है वो 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज होती है, और वमेन जो होती हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होती है मेन से। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, जब ये स्टार्ट होती है, मोस्टली अब हम एथलीट्स की बात करेंगे। एथलीट्स में इस तरह होता है कि जब ये स्टार्ट होती है तो कोई पता नहीं चलता, तो स्क्रीनिंग मोस्टली इस चीज़ की नहीं होती है, तो नहीं पता चलता किसी बंदे को, तो स्क्रीनिंग से वो लोग बच जाते हैं, तो डायग्नोज नहीं होती है। तो स्टार्टिंग पे जो उनको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती है वो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। उसके अलावा जो है जब डिज़ीज़ आपकी स्टार्ट होती है ना तो तब ये सारे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं जब उनमें स्टार्ट होती है तो उनको हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे इनको डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको बेहतर पता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपके साथ एथलीट के साथ इस तरह का कोई सीन हो जाता है, स्टार्टिंग पे इनिशियल जब होती है नहीं पता होता, तो आपकी डायबिटीज़ जो है इसकी फिर आपने मैनेजमेंट सिर्फ यही होती है कि उसको इमरजेंसी रूम में ले जाओ। ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई है एक्सरसाइज के नतीजे में, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो गए, तो उसको ले जाओ इमरजेंसी रूम में और वहाँ पे उसका इलाज करो। और अगर आपने इसको डायग्नोज करना है तो उसके लिए लेबॉर्ट्री वर्क करते हैं जिसमें ग्लूकोज चेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, कंप्लीट ब्लड काउंट, और ये सारा कुछ आपको ये पता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने अगर एथलीट है और उसमें आपको पता है कि वो डायबिटिक है, ठीक है, तो आपने उसको कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज़ करना है, आपने देखना है, देखते रहना है। अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो आपने उसके साथ एक बंदा उसके साथ रहे, ठीक है। ओल्ड बंदे जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं डायबिटिक डिजीज़ में, फुट फ्रैक्चर हो सकते हैं, ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कार्डिक डिजीज़ हो सकती हैं। सो ओल्ड बंदे जो होते हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सो जितने भी डायबिटिक्स होते हैं उनको आपको पता है कि जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जब भी एक्सरसाइज करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज जितनी होती है वो यूज़ हो जाती है, ठीक है, तो बाद में हाइपोग्लाइसीमिया, मोस्टली एक्सरसाइज का रिजल्ट में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं कि प्रैक्टिस से पहले कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स अपने पास रख लेते हैं, ठीक है।
जब वो एक्सरसाइज कर रहा हो तो एक्सरसाइज के दौरान आप उसका जो है ग्लूकोज लेवल जो है पहले बाद में और एक्सरसाइज के दौरान आप मेजर करते रहें, ठीक है, कि कहीं उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से सिम्टम्स जो होते हैं वो सीवियर हो जाते हैं, ठीक है, फिर इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। तो आपने हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए कोई ना कोई आपने कार्बोहाइड्रेट का एक रेडी सोर्स अपने पास रखना है, ठीक है, कि जब भी उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो तो रेडीली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स उसको दे देने हैं और उससे उसका जो है हाइपोग्लाइसीमिया से वो बच जाएगा। उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की, उसको कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मैंने ये सारे को एक कंपाइल करके लिखा। होता है इस तरह है कि आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। जब हाइपरग्लाइसीमिया आपको पता है कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक डायरेसिस होती है और डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, कि आपके यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती है, बंदे में डिहाइड्रेशन हो जाती है और पता है इंसुलिन तो पहले ही कम है। और जब इंसुलिन कम है तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जो कि कॉर्टिसोल है, कैटेकोलामाइंस हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और ग्रोथ हार्मोन। इन्होंने क्या करना है कि आपकी बॉडी की ट्राइग्लिसराइड तोड़ देनी है। ट्राइग्लिसराइड्स टूटती है तो फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं। फ्री फैटी एसिड्स जाएंगे सर्कुलेशन में, जो कि लिवर पकड़ेगा, लिवर इनको कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कीटोन बॉडीज़ वापस सर्कुलेशन में आ जाएंगी और इससे क्या हो जाएगा, कीटोन का जब लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा इसको हम कह देंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और ये जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है ये इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। इसको आप हॉस्पिटल में, इसमें क्रिटिकल कंडीशन है, इसमें आपने बंदे को हॉस्पिटल लेके जाना होता है लाजमी, ठीक है। ये ज़्यादातर टाइप 1 वालों में होती है और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। इसके अलावा इनमें पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया होती है। अदर सिम्टम्स भी आ सकते हैं, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, वीकनेस, ड्राउजीनेस, लेस फ्रीक्वेंट सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा डीप ब्रीदिंग जो होती है, रैपिड डिहाइड्रेशन होती है, मेंटल स्टेटस चेंजेस। ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको रटे हुए हैं, आपको पता है ये सिम्टम्स आते हैं डायबिटिक्स में, ठीक है। तो अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अभी हमने एक कॉम्प्लिकेशन पढ़ ली है, ठीक है। पहले हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, बल्कि 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ज़्यादा कॉमन होती है टाइप 2, टाइप 1 जो होती है वो लेस कॉमन होती है। देन हमने टाइप 2 में पढ़ा कि जो एथलीट्स होते हैं मोस्टली स्क्रीनिंग नहीं होती है तो फिर डिफरेंट डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं उनमें, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ता है। तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट ओपनली हो जाता है, तो उसके बचने के लिए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स अपने पास रखते हैं। दैन एक कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़ी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसका मैंने सारा पाथवे आपको बता दिया कि हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो कि फ्री फैटी एसिड्स बना देते हैं और जो लिवर है उन फ्री फैटी एसिड्स को यूज़ करके कीटोन बॉडीज़ बना देता है, ठीक है। ये सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स आते हैं उन बंदों में, ठीक है, जिनमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिनमें हो जाएगी उसके बाद ये सिम्टम्स आएंगे। ये कंडीशन होती है, क्रिटिकल कंडीशन है, इसमें हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी बंदे को हो गया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं कि हम उसकी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी करते हैं, इंसुलिन थेरेपी। यही होते हैं ना कि फ्लूइड जो डिहाइड्रेशन हुई है तो फ्लूइड थेरेपी कर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कम है तो इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, ग्लूकोज ज़्यादा है इंसुलिन थेरेपी हो जाएगी। उसके अलावा जो भी प्रेसिपिटेटिंग कॉज होती है उसको ट्रीट करते हैं और यूरिन आउटपुट वगैरह को मॉनिटर करते रहते हैं, बीपी वगैरह, वाइटल्स वगैरह चेक करते रहते हैं, मेंटल स्टेटस, ये सारी जो चीज़ें हैं आप ये साथ साथ आपने चेक भी करते रहना है, ठीक है। ट्रीटमेंट भी करनी है, बाद में आपने उसको चेक करते रहना है, सारा फॉलोअप करना है आपने। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, वो है सेरिब्रल एडीमा, पल्मोनरी एडीमा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, रीनल फेलियर, ठीक है। कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से होता क्या है कि एडीमा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं, क्लोरीन वगैरह की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है। डायबिटीज़ के आपने पढ़ चुके हैं इफेक्ट्स, आइज़ पे भी होता है, किडनी पे भी होता है, नेफ्रोपैथी जो भी है, आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरोस्मोलर स्टेट, ये एक सेकंड कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। एक हमने पढ़ी है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये होती है हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरोस्मोलर स्टेट, ठीक है। ये भी इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा लेकिन कीटोन बॉडीज़ नहीं बनेंगी, ठीक है। इसमें हाइपरग्लाइसीमिया हुआ था, कीटोन बॉडीज़ बने थे, इसमें नहीं बनते, ठीक है। सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, और यही सिवियर होती है, ठीक है। ये टाइप 2 वालों में ज़्यादा होती है, टाइप 1 वालों में कीटोएसिडोसिस होती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि इसकी डायग्नोसिस करने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे आपने उसको डायग्नोस किया था, जैसे सिम्टम्स उसमें आते हैं वैसे इसी में आते हैं कीटोएसिडोसिस वाले, ठीक है। तो इसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है,
ठीक हो गया। उसके बाद ये टाइप 2 में होती है मैनेजमेंट। आपने इंसुलिन फ्लूइड्स और फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करते रहना, कीटोएसिडोसिस वगैरह जिस तरह उसकी करते हो। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट बस वही है, लेकिन जो सीन है बस ये है कि इसमें कीटोएसिडोसिस नहीं होती, कीटोन बॉडीज़ नहीं बनती, उसमें बनती है। उसके बाद आ जाता है मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस का कॉजिंग फैक्टर जो वायरस होता है उसको कहते हैं एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, ये इन्फेक्शियस एजेंट है, ये कॉज करता है मोनोन्यूक्लियोसिस। ये बच्चों में, एडोलिसेंट्स में, यंगर एडल्ट्स में होता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग पीरियड, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 30 to 50 डेज़ का होता है कि इतनी देर ये आपकी बॉडी के अंदर है लेकिन इसका पता नहीं चलेगा, आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि बॉडी के अंदर आ गया है लेकिन इसने सिम्टम्स शो नहीं कराए। ठीक है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड प्रोलॉन्ग होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी इतनी ज़्यादा होती हैं कि समझ नहीं आती कि किस ऑर्गन की डिजीज़ है। ठीक है, तो एवरी ऑर्गन तकरीबन सिम्टम्स सारे ऑर्गन्स के लिए आता है। डायग्नोसिस के लिए आपको कुछ सिम्टम्स देखने पड़ेंगे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेपरेट करके ज़रा सही पता चल जाता है। सोर थ्रॉट होता है, ठीक है, फीवर होता है, हेडेक होता है, फटीग होती है, और इनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड्स होते हैं, स्प्लीन लार्ज हो जाती है, पॉजिटिव लेबोरेटरी रिजल्ट्स होते हैं, मोनोस्पॉट टेस्ट जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हैं। अब ये बहुत सारी डिजीज़ में आते हैं। ठीक है, सोर थ्रॉट कई जगह की वजह से हो सकता है, फीवर बहुत वजह से हो सकता है, हेडेक बहुत कॉजेज़ की वजह से हो सकती है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो है इनलार्ज स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन इसमें रप्चर हो जाती होती है। ठीक है, तो इसका जो मेजर कॉजिंग फैक्टर या जो डायग्नोस्टिक फैक्टर जो है वो स्प्लीन को आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद इसकी डायग्नोसिस इसकी वजह से आप कर सकते हो। और एक टेस्ट होता है हीट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि 90% ओल्डर लोगों में, यंग लोगों में, चिल्ड्रन में पॉजिटिव आता है। ठीक है, जिनमें ये सिंड्रोम है। उसके अलावा अगर आपको ये सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं उसके 2 वीक्स के अंदर अंदर 60% लोगों में पॉजिटिव आता है, अदरवाइज़ ये पॉजिटिव नहीं आता। ठीक है, और 4 हफ्तों के बाद जो 90% लोगों में पॉजिटिव आता है। ठीक है, मतलब इसकी डायग्नोसिस डिले होती है, इसका पता नहीं चलता। सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स भी कितने दिन बाद आ रहे हैं, 30 से 50 दिन बाद। ठीक है, तो इतनी देर बाद इसका पता चलता है। तो इसमें जो होता है, आपको मैंने बताया कि जो स्प्लीन होती है वो जल्दी इसमें आहिस्ता आहिस्ता स्प्लीन रप्चर हो जाती होती है। तो इसके लिए इसकी डायग्नोसिस जो है क्विकली और एफिशिएंटली करना ज़रूरी है। ठीक है, जब आपको ये सिम्टम्स आ जाते हैं तो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग से जो है आप इसकी सीरोलॉजिकल टेस्टिंग परफॉर्म करो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कोई वायरस, एप्स्टीन बार वायरस है ब्लड के अंदर या नहीं। ठीक है, अगर जो मेजॉरिटी लोग होते हैं ना उनके 4 to 21 डेज़ जो होते हैं ना सिम्टम्स के, उसके दरमियान जो होती है उनकी स्प्लीन फट जाती है। ठीक है, तो स्प्लीन रप्चर जो है इतने दिनों में होती है, इसलिए एथलीट की स्प्लीन का साइज जो है अगर नॉर्मल से ऊपर नीचे है तो फ़ौरन से उसको रिपोर्ट करें। ठीक है, और एथलीट को तब तक आपने रोके रखना है या आपने मतलब नज़र रखनी है कि कहीं उसकी स्प्लीन साइज़ जब तक नॉर्मल में नहीं, अगर स्प्लीन इनलार्ज हो गई है तो फिर उसको आप उसके प्रॉपर उसको देखो, उसको सुपरवाइज़ करो, और तब तक आपने उसका ख्याल रखना है जब तक कि स्प्लीन का साइज़ नॉर्मल नहीं आता। ठीक है, क्योंकि स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ये मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से रप्चर हो सकती है। उसके बाद आ रहता है सिकल सेल ट्रेट। सिकल ट्रेट जो होती है जनरली जो होती है इसको बिनाइन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ सिम्टम्स इस तरह के आते हैं कि अचानक इसकी वजह से क्या होता है कि आपके सडन डेथ हो जाती है। ठीक है, इसमें सडन डेथ के चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं। रिस्क फैक्टर्स किस तरह के होते हैं कि हीट की वजह से, अगर किसी को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है ना, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, या ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में कर रहे हो, तो फिर ये इसके लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, सिकल सेल ट्रेट को एक्टिव होने के लिए। उसके बाद डिहाइड्रेशन है, एल्टीट्यूड है, अस्थमा है। नाम देखें आपको क्या बता रहा है, सिकल सेल। ठीक है, सेल्स की शेप जो होती है वो सिकल होगी है, और एल्टीट्यूड, एस्थमा और ये सारे जो होते हैं ये इसमें रोल प्ले करते हैं। इसमें स्प्लीनिक इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रैप्डोमायोलाइसिस हो जाता है। रैप्डोमायोलाइसिस जो होता है इसमें नाम बता रहा है मायोलाइसिस। मसल सेल्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, देन उनका कंटेंट बाहर आ जाता है और आपकी किडनी वगैरह को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या कुछ हो सकता है एथलीट्स के अंदर, कि एथलीट ये अगर उनके अंदर सिम्टम्स आते हैं, ये जो चीज़ें हैं, अगर डिहाइड्रेशन से एथलीट को बचाना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड वगैरह से, अस्थमा वगैरह अगर है तो उसका प्रॉपर उसको देखा जाए। इसकी स्क्रीनिंग जो होती है वो रिकमेंडेड नहीं होती है। ठीक है, और इसमें जो है बंदा जो है वो हाई लेवल एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये है कि उससे पहले देख लिया जाए कि अगर किसी बंदे की हिस्ट्री है कोलैप्स की
ठीक है, या सिकल सेल ट्रेट की कोई हिस्ट्री है एक्सरसाइज के दौरान, या इस तरह का कोई सिम्टम्स है उसको, तो आपको पता है कि इस तरह का कोई इशू आ सकता है उसको, तो उसका ख्याल रखें। ठीक है, उनको कॉशंस के साथ एक्सरसाइज कराएं कि वो वेल हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन से हो जाती है ये। उसके अलावा उसको मॉनिटर करते रहें। ठीक है, और ये अगर जब स्टार्ट होती है ना सिकल सेल ट्रेट, तो बंदा क्या कहता है कि मुझे ना क्रैम्प लाइक पेन आती है, क्रैम्पिंग वगैरह होती है। ठीक है, कि लेग्स वगैरह में क्रैम्प्स पड़ गई हैं, तो स्लोली फिर ये आगे कंटिन्यू करती है। देन हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन तो मुझे लगता है पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है हाइपरटेंशन क्या होती है। आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, एज के साथ साथ जो है इसकी प्रेवलेंस इंक्रीज़ होती है, लेकिन फिर भी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, वो एक बार पढ़ लेते हैं कि प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 से 139 की तरफ जाता है। ठीक है, इतना इंक्रीज़ हो जाता है। डायस्टोलिक 80 to 89 तक हो जाता है। ठीक है, अभी हाइपरटेंशन हुई नहीं है, अभी स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हाइपरटेंशन हो गया है तो उसकी 2 स्टेजेस होती हैं, 1 होती है, 2 होती है। 1 में क्या है 140 to 159 तक का ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 to 99 होता है। स्टेज 2 जो होती है उसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 160 तक से ऊपर, और डायस्टोलिक 100 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे बेस्ट होती है, मेडिकेशन से बेहतर जो होती हैं। मेडिकेशन तो जब लेनी पड़नी है तब लेनी पड़नी है। ठीक है, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हैं वो बंदे को बचा सकते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रिवेंशन यही है, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो। और वो कैसे करते हैं, अल्कोहल वगैरह नहीं लेनी, स्मोकिंग नहीं करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करें, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो उसकी वजह से क्या होगा, टारगेट ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कि आपके कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो टारगेट में जाएंगे। हर वो ऑर्गन जो कि सेंसिटिव है ब्लड प्रेशर से, लाइक आपका ब्रेन है, आपकी किडनीज़ हैं, ये ब्लड प्रेशर चेंजेस से बहुत अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, कि इन ऑर्गन का डिसफंक्शन हो जाएगा ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, अगर ये कंट्रोल में नहीं आया। अब 2 चीज़ें होती हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। इमरजेंसी में क्या होता है, अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होता है कि आपकी हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियर है। ठीक है, उसकी वजह से आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है, लाइक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, ये अफेक्ट होता है। ठीक है, इनमें इम्पेयरमेंट्स आना है। मैंने कहा टारगेट ऑर्गन जिसको हम डैमेज कह रहे थे, डिसफंक्शन जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। अगर हाइपरटेंशन आपके ऑर्गन्स डैमेज करने लग जाए तो ये इमरजेंसी की कंडीशन है। ठीक है, फ़ौरन से इस बंदे को इमरजेंसी में ले जाओ। ठीक है, और बीपी जो है ये इसको मिनट्स से घंटे के अंदर अंदर इसको ना लो करना ज़रूरी होता है, वरना बंदे की ब्रेन गया तो बंदा गया। ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स गए तो बंदा गया, इसलिए इमरजेंसी कंडीशन। देन आ जाती है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। इमरजेंसी और अर्जेंसी सेम नहीं है। अर्जेंसी में क्या होता है कि इसमें भी बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन इसमें जो टारगेट ऑर्गन डिसफंक्शन है वो इतने वो नहीं होते जितना फास्ट यहाँ पे इमरजेंसी में होता है। इसमें होगा लेकिन डेज़ बाद। ठीक है, इतना कोई इसमें ख़ास नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ब्लड प्रेशर जो है आप कुछ डेज और वीक्स के अंदर अंदर इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये तो विद इन आवर्स में, विद इन मिनट्स में इसको कंट्रोल कर, ये इमरजेंसी है ना। ठीक है, अर्जेंसी है कि बाद में हो सकता है तो इसको ले जाओ हॉस्पिटल या इसको चेक करवा लो। ठीक है, इसको कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी लिखा हुआ है, तो इसके लिए एक ही लाइन काफ़ी है। यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉर एवरी 20 mmHg, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mmHg बढ़ता है, ठीक है, और डायस्टोलिक 10 mm, इतने इंक्रीज़ के साथ साथ आपके जो मोर्टालिटी रेट हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के और स्ट्रोक वॉल्यूम के, सॉरी स्ट्रोक होने के और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ठीक है, जितना आपका 20 सिस्टोलिक बढ़ता जाएगा, 10 डायस्टोलिक बढ़ता जाएगा, आपके इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक होने के चांसेस डबल होते जाएंगे। ठीक है, इसको क्लिनिकली इवैल्यूएट करने के लिए आप क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में आप कैसे हिस्ट्री लेते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। हम क्या कुछ पूछते हैं, मेडिसिन पूछते हैं कि वो कौन सी ले रहा है, किस तरह की ले। उसके अलावा हम उसकी ड्यूरेशन और सिवेरिटी जो है वो देख लेते हैं कि कितनी हाइपरटेंशन जो है क्या कितना ड्यूरेशन है, कितनी सिवियर है। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह पूछ लेते हैं। टारगेट ऑर्गन डिसफंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। कोई ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं लाइक चेस्ट पेन, बैक पेन, डिस्निया, जिसे आपको लगे कि उसके टारगेट ऑर्गन डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो गया है, तो ये सिम्टम्स वगैरह आप देख लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देख लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन आप उसके वाइटल्स वगैरह देखते हो, कार्डियोवैस्कुलर, एब्डोमेन के हर सिस्टम आपने चेक करना है। ठीक है, क्योंकि हर सिस्टम डैमेज हो सकता है।
हाइपरटेंशन जो है ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। अगर इसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका हर ऑर्गन डैमेज हो सकता है, स्पेसिफिकली आपके वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। तो आप इसका फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि बीपी आपने फ़ौरन से रिड्यूस नहीं करना। ब्लड प्रेशर जो है अगर किसी बंदे का इंक्रीज़ हो गया है तो ये नहीं कि अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव या कोई ड्रग अगर आप एक लेते हो तो आप 2-3 एक बार में ले लो कि जल्दी से नीचे आ जाए। ऐसा नहीं, जब तक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नहीं जाना आपने ब्लड प्रेशर डाउन नहीं करना उस बंदे का, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो रैपिड लोअर किया जाए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत ख्याल से स्लोली उसको नीचे लेके आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रैपिडली वो लो हो जाए तो उसकी वजह से जो पहले डैमेज आ रहा था ना, टारगेट ऑर्गन डैमेज, उससे भी वर्स हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रीटमेंट जो है वो आपने खुद नहीं इसकी करनी, इसके लिए हॉस्पिटल में ले जाओ, इमरजेंसी में ले जाओ, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें लिखी हैं, फॉलो अप, प्रोग्नोसिस, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ ले, बाकी ये कोई इतने खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो अभी तक जितना इंपॉर्टेंट था हम वो लोग पढ़ चुके हैं। बाकी एक टॉपिक रह गया एस्थमा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। एक्सरसाइज जो है हम एस्थमा पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।